स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द कच्चातीव आइलैंड के पर्सपेक्टिव से है। स्टूडेंट्स पॉलिटिकल डिबेट की वजह से ये जो टॉपिक है वो न्यूज के अंदर है। हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इन्फॉर्मेशन है उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स 1974 के समय इस आइलैंड को इंडिया के द्वारा श्रीलंका को सीड कर दिया गया था, तो उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे जो पॉलिटिकल डिबेट है वो देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इस आइलैंड का जो जोग्राफिकल लोकेशन है उसके पर्सपेक्टिव से, तो आपको जो पाल्क स्ट्रेट है उसके एरिया के अंदर में इसका जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट जब भी किसी स्ट्रेट के बारे में मेंशन किया जाता है तो आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि स्ट्रेट के द्वारा 2 वाटर बॉडीज हैं उसको कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे पाल्क स्ट्रेट के द्वारा 2 वाटर बॉडी जिसे कनेक्ट किया जाता है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तो बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट किया जाता है यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार के साथ में। जो गल्फ ऑफ मन्नार एंड बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करने वाला जो स्ट्रेट है वो आपको पाल्क स्ट्रेट देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे आइलैंड सिचुएटेड है। अगर हम इस आइलैंड के बारे में डिस्कस करें स्टूडेंट्स, वहाँ पे कोई भी जो प्रोडक्टिव थिंग्स है उसका जो प्रोडक्शन है वो नहीं देखने के लिए मिलता था। इसके अलावा आप देखिए एक सेंट एंथनी डे है उसको वहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। ओनली एक मोन्यूमेंट है, उसका स्ट्रक्चर उस आइलैंड के ऊपर में प्रेजेंट है। इंडियन जो फिशरमैन्स है उनको भी अलाउ है उस एरिया के अंदर में अपने जो नेट्स है उसको ड्राई कर सकते हैं, बट आप देखिए कि जो फिशिंग की एक्टिविटी है इस आइलैंड के अंदर में अलाउ नहीं है। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंटरनेशनल जो मैरीटाइम बाउंड्री के बारे में, तो इंडिया और श्रीलंका का जो बाउंड्री है, सपोज कीजिए ये इंडिया का लोकेशन है, ये रफली मैप है, यहाँ पे जो श्रीलंका है वो सिचुएटेड है। तो इंडिया और श्रीलंका का जो मैरीटाइम बाउंड्री है, जो श्रीलंका का जो साइड का एरिया है वहाँ पे ये सिचुएटेड है। काफ़ी बार इसके रिगार्डिंग में आपको ब्रिटिश एरा के समय भी जो डिबेट है वो देखने के लिए मिलती है। श्रीलंका के द्वारा क्लेम किया जाता था 1974 के समय हमारी अथॉरिटीज़ के द्वारा एज ए गुड जेस्चर के रूप से इसको दे दिया गया था। जो यहाँ पे एक डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसको कि हम सेंट एंथनी डे के नाम से जानते हैं। तो आप देखिए कि सेंट एंथनी डे जो उस मोन्यूमेंट के ऊपर जो सेलिब्रेट किया जाता है, जो चर्च वहाँ पे सिचुएटेड है इस कच्चातीव आइलैंड के अंदर में, तो इंडियन जो पर्सनस हैं उनको भी अलाउ किया गया है उस सेलिब्रेशन के दौरान में। तो ये हमारे यूपीएससी के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन है। इस आइलैंड के बारे में एडिटोरियल के अंदर भी डिस्कस किया गया है, तो वहाँ पे भी हम कुछ पॉइंट्स हैं उनको रीड करेंगे, क्योंकि इस आइलैंड का जो मेंशन है एंशिएंट समय से अलग अलग समय में आपको अलग अलग अथॉरिटीज़ के अंडर में देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि इसी के रिगार्डिंग में बताया गया है कि अगर हम बात करें 1803 के समय में, तो 1803 के समय में आपको देखने के लिए मिलता है कि जो जमींदारी का जो प्रथा है वो हुआ करता था। रामनाथापुरम के जो राजा हैं, रामनाथापुरम कहाँ है, तमिलनाडु के अंदर में, तो रामनाथापुरम के जो किंग हैं उनके अंडर में ये जो आइलैंड का एरिया है वो हुआ करता था। बट अगर हम बात करें ब्रिटिश एरा के समय में, ब्रिटिश इंडियन अथॉरिटीज़ और आपको जो सीलियन का जो अथॉरिटीज़ है, श्रीलंका का जो नेम है साइलोन के नाम से इसको जाना जाता है, तो उनका जो डिस्प्यूट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कॉलोनियल एरा के समय में। तो ये कच्चातीव आइलैंड के बारे में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इनकम टैक्स के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। आप देखिए कि जो अपोजिशन के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है उनके द्वारा कहा गया था कि इनकम टैक्स के द्वारा उनके अगेंस्ट में जो यहाँ पे एक्टिविटी को कैरी आउट किया गया, उनके जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, जो नोटिस दिया गया है वो पॉलिटिकली मैंडेटेड है। बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया है कि कम्प्लीटली कोई भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है, न्यूट्रल वे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट किया गया। एग्जाम के पर्पज से नहीं इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आपको ये जरूर से पता होना चाहिए कि जो इनकम टैक्स के जो ट्राइब्यूनल्स हैं उनका एक अपीलेट ट्राइब्यूनल भी आपको देखने के लिए मिलता है। अपीलेट ट्राइब्यूनल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं या जो ट्राइब्यूनल प्रोसेस है उसके बारे में, तो आर्टिकल 323A के बारे में आपको पता होना चाहिए और आर्टिकल 323B के बारे में। ए के अंदर में एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल को ऐड किया गया, बी के अंदर अदर पर्पज ऑफ ट्राइब्यूनल है जहां पे ट्राइब्यूनल्स के बारे में मेंशन आपको देखने के लिए मिलेगा। स्वर्ण सिंह कमेटी है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू इनको ऐड किया गया है। और आप देखिए कि इन आर्टिकल्स से बिफोर आपको यूपीएससी के आर्टिकल देखने के लिए मिलेंगे या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक स्टेट पीसीएस का, और आप देखिए कि यहाँ पे यूपीएससी के जो आर्टिकल्स हैं उनको मेंशन किया गया है। 324 आपको इलेक्शन कमीशन का देखने के लिए मिलता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पर्सपेक्टिव से है, फ्री एंड फेयर वे में उनको इलेक्शन को कंडक्ट करना है।
जीएसटी के रेवेन्यू के बारे में है कि जीएसटी का जो रेवेन्यू है वो मार्च के मंथ के समय जो कलेक्शन है वो हिट करेगा, काफ़ी कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं। एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट ये है कि आप जीएसटी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से बताना, ये आपका होमवर्क है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स है वो इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आता है। क्या यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स है उनको भी इंक्लूड किया गया है, क्या डायरेक्ट टैक्स को भी इंक्लूड किया गया है, या इनडायरेक्ट टैक्स के रिगार्डिंग में ही जीएसटी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपको एक तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में बताना और कौन से जो टैक्सेज है उनको कवर किया गया है इस एक्ट के अंडर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सीरिया के रिगार्डिंग में है, आप देखिए कि सीरिया के द्वारा इजराइल के साथ अपना एरिया है वो शेयर किया जाता है। तो सीरिया के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस ये किया गया है कि इजराइल का जो एयर स्ट्राइक है वो कंडक्ट किया गया वहाँ पे सीरियन जो टेरिटरी है उसके अंदर में, और उसी के अंदर में ईरान का एक कंसुलेट है वो सिचुएटेड था जिसके अंदर कुछ एरिया है वो भी डिस्ट्रॉय हुआ है, एक पर्सन है उसका भी वहाँ पे कुछ कैजुअलिटीज़ हैं वो भी देखने के लिए मिला है। तो एक तो आपको यहाँ पे कुछ पता होना चाहिए, जब भी हम इजराइल के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करते हैं उसके पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। आप देखिए कि इजराइल के द्वारा कौन कौन से कंट्रीज हैं जिसके साथ में एरिया शेयर किया जाता है। यहाँ तो आपको बेसिकली जो वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर एक रिवर है वो देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बेसिकली जो कंट्री सिचुएटेड है वो जॉर्डन सिचुएटेड है, ईस्टर्न पार्ट ऑफ यहाँ पे इजराइल के वहाँ पे। स्टूडेंट्स इसके अलावा आप देखिए कि सदर्न पार्ट के अंदर जो सनाई पेनिनसुला है जिसको सिनाई पेनिनसुला के नाम से भी जानते हैं, इजिप्ट का पार्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर लेबनान सिचुएटेड है, लेबनान के अंदर में कौन सा जो इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है हजीबुल्लाह आपको देखने के लिए मिलता है। आप देखिए कि लेबनान के बारे में और भी आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि वहाँ पे जो 3 जो पॉलिटिकल पोस्ट हैं, जो टॉप वहाँ पे जो पॉलिटिकल पोस्ट हैं वो रिलीजन के बेसिस पे वहाँ पे अलोकेट की जाती हैं। वहाँ पे 3 जो मेन कम्युनिटीज़ हैं उनका प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलता है। इसी एरिया के अंदर में आपको जो सीरिया है वो देखने के लिए मिलेगा, और सीरिया का आप देखिए कि इस नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है इजराइल का, इस एरिया के अंदर में सीरिया का एक पार्ट है गोलन हाइट्स। गोलन हाइट्स काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस एरिया है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे। तो इजराइल के द्वारा 1967 के समय उसको अनेक्स कर लिया गया था और उसे रिटर्न नहीं किया गया था। आप देखिए कि सनाई पेनिनसुला को भी अनेक्स कर लिया गया था इजराइल के द्वारा, बट लेटर फेज के अंदर में उसको रिटर्न कर दिया गया। बट इजराइल के द्वारा एक एरिया है वो रखा गया है यहाँ पे, जो गल्फ ऑफ अकाबा का एरिया है जो रेड सी से कनेक्ट करता है, वो एरिया कंटिन्यूस यहाँ पे कनेक्टेड है इजराइल के साथ में। आप देखिए कि मगरेब डेजर्ट है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। इजराइल का जो सिटीज़ है उनके बारे में हमने एनफ टाइम्स डिस्कस किया है, आपको भी जो लोकेशन है वो ज़रूर से पता होनी चाहिए कौन कौन सी सिटीज़ हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, काफ़ी बार न्यूज़ के अंदर भी देखने के लिए मिलती हैं। सितंबर के समय में देखिए कि हम डिस्कस करते हैं एक बैटल ऑफ हाइफा के बारे में। हैपा नाम का एक सिटी है हमारे यहाँ पे, कुछ जो प्रिंसली स्टेट्स के जो एरिया हैं उनके द्वारा उस सिटी को डिफेंड किया गया था वर्ल्ड वॉर 1 के समय में। यहाँ पे आपको वो सिटी देखने के लिए मिलेगा। हाइपा नाम का जो सिटी है यहाँ पे एक पोर्ट सिचुएटेड है, और आप देखिए कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप की इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में यही जो पोर्ट है जो कि प्राइवेटली हमारी जो कंपनी है अडानी ग्रुप उसके द्वारा ओवन किया गया है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर में इस पोर्ट का जो कनेक्टिविटी है वो भी न्यूज़ के अंदर में था उस समय में। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन सीरिया के पर्सपेक्टिव से हमने डिस्कस किया। गोलन हाइट्स के बारे में देखा जहां पे अटैक किया गया कुछ पर्सन्स का, उस कंसुलेट के अंदर में डेथ हुआ है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आप देखिए कि ईरान का जो कंटिन्यूस ईरान और इजराइल का जो रिलेशंस है वो आपको अच्छे फेज के अंदर नहीं देखने के लिए मिलते हैं। मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उनके साथ में रिलेशंस डेवलप हुए थे अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू में। जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट हुआ करते थे उनके द्वारा एक अब्राहम अकॉर्ड है उसको ब्रोकर किया गया था। आप देखिए कि इजराइल के साथ में रिलेशंस को सेटअप किया था बहरीन ने भी किया था। आपको एक I2U2 का कॉन्सेप्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है, तो वो भी यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड के थ्रू ही है। अब्राहम अकॉर्ड बेसिकली क्या है कि यहाँ पे इजराइल के मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ के साथ में रिलेशन है उनको बेटर करना है। अभी आप देखिए कि रिसेंटली जो कल्चर का आपको एक वर्ल्ड हेरिटेज असेंबली देखने के लिए मिलती है वो यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर ऑर्गेनाइज हुआ था। उसके अंदर भी इजराइल के जो डिप्लोमेट्स हैं उनके द्वारा विजिट किया गया था। अगर हम बात करें इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के असेंबली के बारे में, तो आप देखिए कि इसी के दौरान में इंडिया के जो बेसिकली 2 मोन्यूमेंट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया। एक शांति निकेतन आपको देखने के लिए मिलती है जो वेस्ट बंगाल के अंदर में है,
और एक आप देखिए कि आपको देखने के लिए मिलता है हमारे सदर्न पार्ट मैसूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। मैसूर डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे टेम्पल्स हैं। कुछ टेम्पल्स ऐसे हैं जो होयसाल नाम की जो डायनेस्टी है उनके द्वारा बनाए गए थे। तो यहाँ पे सऊदी अरेबिया के अंदर भी विजिट किए थे इजराइल के डिप्लोमेट्स, बट उसके बाद में 7 अक्टूबर के समय के बाद में यहाँ पे कंटिन्यूस रिलेशंस हैं वो बैड फेज के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के बारे में है, उनके द्वारा कुछ चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के द्वारा। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, आप देखिए कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ पे कि जो डिले होता है फ्लाइट्स के रिगार्डिंग में तो उसी के पर्सपेक्टिव से कुछ चेंजेस हैं। एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूशन आपको पता होना चाहिए। अब इसका जो सेटअप है वो कब किया गया था, जो हमारा डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन है DGCA है, उसी के अंडर में एक सेल के रूप से इसका इस्टेब्लिशमेंट आपको देखने के लिए मिलता है। सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इसको सेटअप किया गया था। आप देखिए कि 1978 के समय इसका सेटअप आपको देखने के लिए मिलेगा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन का। 1987 के समय में इसको एज ए इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के रूप से बना दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर में। जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उसके अंदर में एक डिपार्टमेंट है ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी का। प्रेजेंट समय में एक चिकागो कन्वेंशन है उसके थ्रू इसको सेटअप किया गया है। और इंटरनेशनल जो सिविल एविएशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके थ्रू भी इसका जो बेसिकली जो इन्फ्लुएंस है वो देखने के लिए मिलता है। उनके द्वारा सिक्योरिटी के जो भी गाइडलाइंस को इशू किया जाएगा इनके द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है यहाँ पे एयरलाइन का जो सिक्योरिटी है उसी के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें एडिटोरियल्स के बारे में है, आप देखिए कि एडिटोरियल्स के अंदर में PMLA जो हमारे यहाँ पे एक एक्ट है जिसके रिगार्डिंग में काफ़ी बार न्यूज के अंदर में आपको देखने के लिए मिलता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है जो 2002 के समय आपको देखने के लिए मिलेगा। 2002 के समय ये एक्ट एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है और 2002 के समय इसको फ्रेम किया गया और 2005 के समय में ये इस्टेब्लिशमेंट के अंदर में आया है। अब ये क्यों स्टार्ट किया गया था, बेसिकली आपको जो यहाँ पे जो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी किसके अंदर में हमारा जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसके अंदर में डील करने के रिगार्डिंग में ये आपको देखने के लिए मिलता है। बट आप देखें कि यहाँ पे एडिटोरियल के अंदर में लिखा गया है कि PMLA जिसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट हुआ करता था प्रेजेंट समय में उसके द्वारा अपना जो ट्रैक है उससे लॉस्ट किया गया है, क्योंकि काफ़ी बार पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से इसका यूज़ है वो देखने के लिए मिलता है। इसके कुछ सेक्शंस है जिनको हमारे सुप्रीम कोर्ट या जुडिशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा नल एंड वॉइड के रूप से भी डिक्लेयर किया गया है, फिर उनको अमेंडमेंट के थ्रू में ऐड किया गया है गवर्नमेंट्स के द्वारा। आप देखिए एक सेक्शन इसका 45 है, सेक्शन 45 इस एक्ट का आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसको कि निकेश ताराचंद शाह का एक केस है वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था और उसके अंदर बताया गया था कि जो आर्टिकल 14 है आर्टिकल 21 है उसका ये वायलेशन है। बट अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उसका जो प्रेजेंस है प्रेजेंट समय में आपको देखने के लिए मिलेगा कैसे ना कैसे उसको ऐड कर दिया गया है अपना जो पॉलिटिकल मैंडेट्स है उनको कंप्लीट करने के रिगार्डिंग में। हम यहाँ पे जो हिस्ट्री है उसके बारे में रीड करेंगे PMLA के पर्सपेक्टिव से। आप देखिए कि आपको सबसे पहले इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1988 के समय में UN के अंदर में एक मीटिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है। UN की उस मीटिंग का मेन मैंडेट यही था कि हमें एक ऐसा कन्वेंशन है उसको एग्जिस्टेंस के अंदर में लेके आना है जिससे कि यहाँ पे हम ब्लैक मार्केटिंग है जो ब्लैक मनी है उसको डील कर सकें, जो ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर आपको काफ़ी हायर देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स UN के द्वारा एक कन्वेंशन को लाया गया 1988 के समय में UN के द्वारा एक कन्वेंशन को लाया गया। कन्वेंशन के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो कन्वेंशन है स्टूडेंट्स इलिसिट जो ट्रैफिकिंग है इन नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक जो सब्सटेंस है उसके अंदर में नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक जो यहाँ पे सब्सटेंस है उनके अंडर में जो बेसिकली इलिसिट ट्रैफिकिंग है उसका कन्वेंशन यहाँ पे एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। स्टूडेंट्स उसी दौरान में 1989 के समय में एक जो हमारे ग्रुप ऑफ 7 के जो कंट्रीज हैं G7 के जो कंट्रीज हैं उनके द्वारा एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया गया जिसको कि हम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से जानते हैं, FATF के नाम से उसको हम जानते हैं। स्टूडेंट्स FATF के द्वारा कंटिन्यूस इस तरीके से जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्टिविटी है उसको रोकने का कोशिश किया गया। बट अगर हम बात करें 1998 के समय में वर्ल्ड अथॉरिटीज़ को यहाँ पे रियलाइज होता है कि जो ड्रग ट्रैफिकिंग है वो आपको ट्रांस बाउंड्री देखने के लिए मिलेगा एक कंट्री से दूसरे कंट्री के अंदर में।
तो यूएन के द्वारा एक एक्ट ये कि यहाँ पे जो बेसिकली मीटिंग है उसको बुलाया गया यूएन की। उस मीटिंग के अंदर में वर्ल्ड ड्रग का जो प्रॉब्लम है उसको टुगेदर किस तरीके से सोल्व करना है, उसके रिगार्डिंग में एक ट्रीटी एग्रीमेंट है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है कि वर्ल्ड का जो ग्लोबल प्रॉब्लम है ड्रग ट्रैफिकिंग का उसको किस तरीके से यहाँ पे साथ साथ उसको सोल्व करना है सभी को मिलते हुए। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में सभी कंट्रीज को कहा गया, वैसे तो अगर हम बात करें 1988 का जो कन्वेंशन है उसके अंदर भी कहा गया था यूएन के द्वारा कि सभी कंट्री जो इस कन्वेंशन का पार्ट है उनके द्वारा अपने बेसिस पे अपने कंट्री के अंदर ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए, ब्लैक मनी को रोकने के लिए इस तरीके का जो कन्वेंशन है उसको अपना जो कानून है वो बनाना है। तो आप देखिए कि 2002 के समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ये जो एक्ट है पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो एक्ट है वो आपको देखने के लिए मिलता है, ये बनाया जाता है। 5 के समय एग्जिस्टेंस के अंदर में आता है। इसके अंदर में बेसिकली इंडियन पीनल कोड है, आईपीसी है, उसके कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। हमारे यहाँ पे जो एनडीपीएस एक्ट है जो आपको देखने के लिए मिलता है 1985 का जो एनडीपीएस एक्ट है उसके भी कुछ प्रोविजंस को ऐड किया गया। स्टूडेंट्स उन सब प्रोविजंस को ऐड किया गया बट लेटर फॉर्म के अंदर में पॉलिटिकल मैंडेट के पर्सपेक्टिव से, या आपको देखिए कि इनका जो डोमेन हुआ करता था, जो रियल डोमेन है कि यहाँ पे ब्लैक मनी को टैकल करना है ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर में, क्योंकि वो किसी भी कंट्री का इकोनॉमी है उसको डिस्टेबलाइज करने में एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले कर सकता है, तो उसको टैकल करने के लिए बनाया गया था। बट इसका जो मैंडेट है वो काफ़ी डिफरेंट प्रेजेंट समय में देखने के लिए मिलता है कि जो ट्रैक है उससे ये लॉस्ट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नो मैन्स लैंड के बारे में है यहाँ पे एफएटीएफ के बारे में, तो आपने काफ़ी बार रीड किया होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। स्टूडेंट्स जो टेरर फाइनेंसिंग का जो प्रोविजन है इस एफएटीएफ के अंदर में उसको लेटर फॉर्म के अंदर में ऐड किया गया था। इसकी लिस्ट की वजह से भी न्यूज़ के अंदर होता है कि कभी पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट नहीं कर दिया जाए, ग्रे लिस्ट किया जाता है इनिशियल किसी भी कंट्री के द्वारा टेरर फाइनेंसिंग मनी लॉन्ड्रिंग का एक्टिविटी वहाँ पे देखने के लिए मिला है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नो मैन्स लैंड के बारे में है। अब नो मैन्स लैंड है कच्चा तीव जो आइलैंड है उसी के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे बेसिकली बताया गया है उस आइलैंड के बारे में कि एक डिस्प्यूट है बिटवीन द ब्रिटिश इंडिया और जो सेलोन नाम का जो श्रीलंका का जो ओल्डर जो नेम है वो आपको देखने के लिए मिलता है, उनके बीच ये जो एरिया है वो डिस्प्यूट देखने के लिए मिलता है। कोई भी यहाँ पे जो एग्री बाउंड्री है वो आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट इसमें बताया गया है कि 1803 के समय में ये बेसिकली जो रामनाथापुरम नाम के जो राजा हुआ करते थे रामनाथापुरम का, उनका जमींदारी प्रथा के अंदर में ये आया करता था। फिर आप देखिए कि इसके 90 ईयर्स से लेटर अगर हम आज से काउंट करें 90 ईयर्स पहले वहाँ पे एक चर्च का जो फेस्टिवल है वो भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो उन्हीं के सबके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि पुराना एग्रीमेंट है उसको रीस्टोर करने के रिगार्डिंग में, या उस एग्रीमेंट को फिर से यहाँ पे ओपन करने का समय नहीं है प्रेजेंट समय में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया और श्रीलंका के जो रिलेशंस एक अच्छे फेज के अंदर गए थे उसके लेटर फॉर्म के अंदर में, और इस एग्रीमेंट को बताया गया है कि जिस तरीके से 2015 के समय में इंडिया बांग्लादेश के द्वारा जो एनक्लेव का एक्सचेंज किया गया उसी तरीके से ये एग्रीमेंट है उस समय के दौरान में। आप देखिए कि रिसेंटली इंडस वाटर ट्रीटी के रिगार्डिंग में भी न्यूज़ के अंदर में था कि उसका भी जो दोबारा से री एग्रीमेंट है उसको कंसल्ट किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो रीजनल का जो स्टेबिलिटी है उसको लॉस्ट कर सकता है, कंट्रीज का आपस में जो बेसिकली अगर हम बात करें जो रिलेशंस है वो बैड फेज के अंदर में जा सकते हैं। एआई का यूज़ के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि अगर हम बात करें 90s के एरा के बारे में तो हमारा जो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो डिफरेंट हुआ करता था। 2007 के इलेक्शन के बारे में बताया गया है जब आपको एक मोबाइल फ़ोन से उनका यूज़ आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। स्पेशली उत्तर प्रदेश के एक इलेक्शन के बारे में बताया गया कि उसको मोबाइल फ़ोन का इलेक्शन के नाम से बताया गया था। 2014 के इलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो स्टूडेंट जो फेसबुक नाम का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो पॉलिटिकल जो डिबेट्स हैं, पॉलिटिकल डिस्कशंस है वो देखने के लिए मिलते थे। कैंपेनिंग के अंदर भी पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के द्वारा उसको यूज किया गया। तो उसी के अंदर में बताया गया कि प्रेजेंट समय में एआई का जो एग्जिस्टेंस है वो आ चुका है, हो सकता है कि उसका यहाँ पे जो बैड फेज के अंदर यूज है वो भी किया जाए,
किसी पॉलिटिशियन की वॉइस को यहाँ पे लिंक करते हुए बता दिया जाए कि उनके द्वारा क्या बोला गया है, क्या स्टेटमेंट दिया गया है। तो उसके कुछ गुड पॉजिटिव थिंग्स भी हैं, कुछ बैड थिंग्स भी हैं, तो उसी के रिगार्डिंग में यहाँ पे कहा गया है। यूएसए के इलेक्शन की कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, एग्जाम के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स है जो कभी आप ऐसे के अंदर में, आंसर के अंदर में कभी यूज कर सकते हो, आपके जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग में कुछ इंफॉर्मेशन है। सोलार सेक्टर के बारे में है स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया गया है कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा इस बजट सेशन के दौरान में पीएम रूफटॉप जो स्कीम है उसको लॉन्च किया गया था। बट रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कि अगर सोलार पैनल, जो सोलार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके द्वारा पैनल्स को अगर यहाँ पे इंपोर्ट किया जाता है चाइना के ऊपर में, तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे देखने के लिए मिले हैं। बट आप देखिए कि चाइना के द्वारा 80% जो सोलार पैनल्स हैं उनका एक्सपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, उनके द्वारा जो पैनल्स हैं वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है। पीएम सोलार का जो रूफटॉप सोलार स्कीम है उसके रिगार्डिंग में हमारे यहाँ पे सोलार के थ्रू जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। बट अगर हम बात करें हाउस होल्ड का जो रूफटॉप्स है वहाँ से जो सोलार का जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है, उसी को बूस्ट करने के रिगार्डिंग में पीएम सोलार जो रूफटॉप स्कीम है वो लाया गया था। क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो कोची का जो एयरपोर्ट है वो कम्प्लीटली सोलार एनर्जी बेस है। बट अगर हम बात करें हाउस होल्ड बेस, अगर यहाँ पे सोलार के प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो काफ़ी कम है प्रेजेंट समय में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे सोलार का जो पैनल्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है उसका रॉ मटेरियल क्या है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि क्या रॉ मटेरियल है, चाइना के अंदर ही उसका प्रोडक्शन हाई क्यों देखने के लिए मिलता है उसके पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट अगर हम बात करें हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी एक स्पीच के बारे में है कि 1954 के समय लोकसभा के अंदर उनके द्वारा कुछ स्पीच दिया गया था न्यूक्लियर सेक्टर के रिगार्डिंग में। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है जिनको यहाँ पे मेंशन किया गया है। आपको इंडिया का न्यूक्लियर के पर्सपेक्टिव से अगर कुछ फैक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करें, 1974 के समय हमारे द्वारा जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसको किया गया था। किस जो हमारे साइंटिस्ट हैं जिनको कि यहाँ पे फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से हम देखते हैं, तो आप देखिए कि होमी जहांगीर भाभा हैं। होमी जहांगीर भाभा आपको जो पर्सन है वो देखने के लिए मिलते हैं। उनका जो डेथ है एक प्लेन क्रैश के अंदर हुआ था, उसके रिगार्डिंग में भी काफ़ी बार कुछ कुछ देखने के लिए मिलता है कि उनके बेसिकली प्लेन क्रैश के अंदर में कोई जो दूसरा जो एजेंसीज है उनका कोई ना कोई रोल है, इसके पर्सपेक्टिव से भी आपको देखने के लिए मिलेगा। प्लेन के अगर हम उस प्लेन के क्रैश के बारे में बात करें तो वहाँ पे एक माउंटेन का एरिया है जिसको कि एटना नाम का माउंटेन्स के नाम से जानते हैं, फ्रेंच का वो एरिया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 74 के समय में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था, ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा है उसका नाम दिया गया। ऑपरेशन शक्ति हमने स्टूडेंट्स 1998 के समय पोखरण के अंदर किया और इंडिया ने न्यूक्लियर पावर है उसको यूज किया गया। इंडिया न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन के बारे में भी बात करता है, नो फर्स्ट यूज का पॉलिसी है उसको भी अडॉप्ट करने के बारे में इंडिया के द्वारा डिस्कस किया गया है न्यूक्लियर पावर के पर्सपेक्टिव से कि न्यूक्लियर पावर को यहाँ पे अच्छे जो वर्क है उसके अंदर में यूज किया जाए। बट आपको पता होना चाहिए कि जो एनपीटी है वो इंडिया के द्वारा नहीं रेटिफाई किया गया है। इसके पर्सपेक्टिव से इंडिया है, पाकिस्तान है, इजराइल है और भी कुछ कंट्रीज है जिनके द्वारा एनपीटी है उसको नहीं रेटिफाई किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट है, हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं उनके द्वारा कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा ही इंडिया का पार्ट रहेगा। चाइना के पर्सपेक्टिव से कुछ स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, कभी कभी चाइना के द्वारा इसको सदर्न तिब्बत के रूप से रेफर किया जाता है। सेला टनल के बारे में भी बताया गया है इस न्यूज के अंदर में कि जो सेला टनल है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो किया गया है रिसेंटली। हमने कल का ही जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर भी हमने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पर्सपेक्टिव से रीड किया। ईस्टर्न सेक्टर के अंदर में जो हमारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है जो कि आपको सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के थ्रू देखने के लिए मिलता है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि बॉर्डर एरिया के जो विलेजेस हैं उनको डेवलप किया जाएगा। कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग में हमने देखा ट्रांस अरुणाचल एक हाईवे है उसको भी वहाँ पे डेवलप किया गया है। ज्ञानव्यापी मॉस्क के बारे में है स्टूडेंट्स, ये मॉस्क के बारे में वहाँ पे वर्शिप है उसको अलाउ किया गया है उसके तय खाने के अंदर में हिंदुइज्म के पर्सपेक्टिव से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यासिर आलमगीर नाम की एक पर्सन है, उनका एक बुक के अंदर मेंशन किया गया है
कि 1669 के समय में जो औरंगजेब नाम के रूलर हुआ करते थे, औरंगजेब का टेन्योर आपको कौन सा देखने के लिए मिलता है, 1658 के समय में अपने ब्रोदर्स को डिफीट करते हुए पावर के अंदर में आते हैं, जिसको कि बेसिकली वॉर ऑफ सक्सेशन के नाम से भी जानते हैं, और 1707 तक ये पावर के अंदर रहेंगे। 1669 के समय में यालमगीर, जो यहाँ पे यासिर आलमगीर नाम के पर्सन है, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा इस जो टेम्पल हुआ करता था, विश्वेश्वरा टेम्पल को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर्स दिए गए, और यहाँ पे जो मॉस्क है उसको बनाया गया था ज्ञानव्यापी। अभी उसी का जो क्लेम है उसके रिगार्डिंग में आपको जो यहाँ पे न्यूज़ के अंदर देखने के लिए मिलता है समय समय पे ये। नेक्स्ट अगर हम बात करें एमजी नरेगा के बारे में है, कांग्रेस के द्वारा कहा गया कि उसका जो डिमांड्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं, डेट मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है वो जनरेट नहीं कर पाए हैं। अनस्किल जो फोर्सेज है उसके अंदर में बेसिकली यहाँ पे जो डिमांड्स हैं वो इंक्रीज हुई हैं। एग्जाम के पर्पज से क्या इंपॉर्टेंट है, एमजी नरेगा के बारे में आपको पता होना चाहिए। कितने दिनों का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, 100 डेज का। क्या कोई यहाँ पे स्किल का डिग्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अनस्किल का एक जो हमारे लेबर फोर्स है उसको ये जनरेट करता है, ये एक इसका कंसर्न भी है। ये आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट समय में वर्ल्ड के अंदर स्किल फोर्स का डिमांड है, अनस्किल फोर्स को ये यहाँ पे प्रोड्यूस करता है। 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। कितना टेरिटरी के अंदर दिया जाएगा, रूरल एरिया के अंदर दिया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अर्बन एरिया के अंदर प्रेजेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। आप देखिए कि ये आपका घर है, ये आपका पंचायत का एरिया है, तो उसके 5 किलोमीटर के एरिया के अंदर में जो एम्प्लॉयमेंट है वो दिया जाएगा 5 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में। काफ़ी बार जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो भी देखने के लिए मिलता है। जैसे राजस्थान के अंदर में एक इनिशिएटिव था वहाँ की गवर्नमेंट का कि उसके अंदर में पॉन्ड्स उनका डेवलपमेंट किया गया था, जिसको मुख्यमंत्री स्वावलंबा योजना इस तरीके से नाम है वो दिया गया था। तो स्टूडेंट्स, पॉन्ड का कंस्ट्रक्शन किया गया जिसकी वजह से जो ग्राउंड का वाटर लेवल है उसके इंक्रीज करने में काफ़ी कुछ हेल्प किया गया था। 2015-14 के समय का वो न्यूज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आईएमडी के द्वारा कहा गया है कि लक्षण प्रोसेस के दौरान में हीट वेव का जो कंडीशन है वो डेवलप हो सकता है। समर के समय में हीट वेव्स बन सकता है स्टूडेंट्स। इसके भी कुछ क्राइटेरिया है हीट वेव के रिगार्डिंग में, कितना यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होगा, उसी को हीट वेव का जो कैटेगरी है उसके अंदर में शामिल किया गया है। वीवीपैट के बारे में अगर हम बात करें, वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, वोटर्स वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल क्या कॉन्सेप्ट है, ये आपका देखिए कि आपका बेसिकली यहाँ पे ईवीएम मशीन है। ईवीएम मशीन के साथ ही आप जिस पर्सन को वोट डालोगे उस पर्सन का जो सिंबल है और उसका जो नेम है वो अलग से यहाँ पे एक पेपर ऑडिट ट्रेल है वो जनरेट होगा। ये बेसिकली एक बॉक्स के अंदर में यहाँ पे कलेक्ट होगा और उस बॉक्स को बेसिकली रैंडम वे में काउंट किया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, और 99.99% वो यहाँ पे करेक्ट देखने के लिए मिलता है। डेट मीन्स फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शंस वो कंडक्ट हुए हैं, जिस पर्सन को वोट दिया गया है उन्हीं को वो जाता है। तो इस तरीके से जो काउंटिंग का एक प्रोसेस है वो देखने के लिए मिलता है इसी के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में है, आरबीआई का फाउंडेशन डे था स्टूडेंट 1 अप्रैल 1935 के समय इसको सेटअप किया गया था एज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप से। आरबीआई के बारे में है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप देखिए कि सभी बैंकों को रेगुलेट करता है डिफरेंट वे में। 1 अप्रैल 1935 को इसको सेटअप किया गया था एज ए जॉइंट स्टॉक कंपनी के रूप से, और 1 जनवरी अगर हम बात करें 1949 के समय इसका जो नेशनलाइजेशन है वो आपको देखने के लिए मिलता है। तो आरबीआई के फाउंडेशन डे के बारे में पीएम सर के द्वारा उनको एड्रेस किया गया है कि ग्रोथ और इन्फ्लेशन को बैलेंस करने का ज़रूरत है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी आपको देखने के लिए मिलेगा, इन्फ्लेशन के कंट्रोल के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करती है। डिफरेंट जो उनके पास टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं। 4+-2 का उनका एक कॉन्सेप्ट आपको देखने के लिए मिलता है कि इन्फ्लेशन को इसी के कंट्रोल के अंदर में रखना है। सेबी के बारे में है स्टूडेंट्स, स्टॉक एक्सचेंज ब्यूरो बोर्ड ऑफ इंडिया है, 1992 के समय इसको सेटअप किया गया था। सेबी के बारे में आप देखिए कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स को, कंप्लेंट्स को रिड्रेस करने के रिगार्डिंग में उनका एक प्लेटफॉर्म है जिसको कि स्कोर का नाम दिया गया है, स्कोर का, तो उसी के बारे में मेंशन किया गया है, उसको कुछ अपडेट किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अफगानिस्तान के ईस्टर्न पार्ट के अंदर में जो गजनी नाम का जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है, जो प्रोविंस है, वहाँ पे कुछ चिल्ड्रंस का डेथ हुआ है। आप देखिए कि अफगानिस्तान काफ़ी सारा न्यूज़ के अंदर है। यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट के अंदर हेरात है, यहाँ पे आपको बेसिकली बलूचिस्तान का पार्ट देखने के लिए मिलता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो अफगानिस्तान, यहाँ पे आपको काबुल सिचुएटेड है, काबुल के पास में आप देखिए कि बोमियान बुद्धिज्म है। हेरात किस वजह से न्यूज़ के अंदर में था, सितंबर के अंदर अर्थक्वेक की वजह से वो न्यूज़ के अंदर में था।
यूके के द्वारा स्टूडेंट्स यहाँ पे बताया गया है कि चैनल्स को क्रॉस करते हुए काफ़ी सारे लोग हैं वो माइग्रेट किए हैं विंटर के समय में स्मॉल स्मॉल बोट्स के थ्रू में। आप देखिए कि यहाँ पे आपको यूके के अंदर में एक जो माइग्रेंट पर्सन्स हैं उनको वापस सेंड करने के रिगार्डिंग एक रवांडा का जो आपको कॉन्सेप्ट देखने के लिए मिलेगा, जो वहाँ के कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि बेटर लाइवलीहुड के लिए आप उसको बेसिकली वापस से जो रवांडा है वो सेंड नहीं कर सकते हो। रसिया के पर्सपेक्टिव से एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में, बाल्टीमोर के अंदर में जिस तरीके से वो ब्रिज कोलैप्स हुआ उसी के इंक्वायरीज के पर्सपेक्टिव से है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। इजराइल के द्वारा जो सैपा नाम का हॉस्पिटल है वहाँ पे अटैक किया गया था, वहाँ पे कुछ ऑपरेशंस चलाए गए थे, वहाँ से विड्रॉवल किया गया है स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इस्तांबुल के जो मेयर इलेक्शंस हैं उनके बारे में। तुर्की के द्वारा अपना नाम चेंज किया गया था 2022 के समय में। और आप देखिए कि एक ब्लैक सी का जो एक डील है वो आपको देखने के लिए मिलता है। उस समय में टर्की का जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल था कि यूक्रेन के द्वारा जो ग्रेन्स है वो सप्लाई किए जाते हैं, यूक्रेन का एक इंपॉर्टेंट रोल आपको देखने के लिए मिलता है ग्रेन्स की वजह से। बट रसिया के द्वारा अटैक किया गया तो उनके द्वारा जो ग्रेन्स हैं वो नहीं सप्लाई किए गए हैं, क्योंकि अब एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिव एरिया भी नहीं है उनके पास में। इजराइल के रिगार्डिंग में है यहाँ पे अल जजीरा नाम का एक चैनल हुआ करता है। मिडिल ईस्ट के कौन से कंट्री से चलता है स्टूडेंट्स अल जजीरा? कतर से आपको देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए अल जजीरा के रिगार्डिंग में काफ़ी बार ऐसे इनिशिएटिव्स देखने के लिए मिलते हैं कि अल जजीरा को बैन करना है। इनके द्वारा काफ़ी बार जो रिपोर्टिंग की जाती हैं काफ़ी अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में, तो अल जजीरा के बैन करने के रिगार्डिंग में इजराइल के अंदर एक बेसिकली जो रिजोल्यूशन है, जो अप्रोच है वो देखने के लिए मिला है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन जरूर से कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।